नमस्कार। एक बार फिर से मैं डीएस यादव आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लास्ट क्लास तक क्वेश्चंस कर रहे थे संधारित्र के बेसिस वाले, और उसमें हमने सीखा था कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन ये देखा था और इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया था। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ाना चाहूंगा, और अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सा। आप इसे ध्यान से पढ़ें, पहले आप इसे ध्यान से पढ़ें, फिर मैं इसे सोल्व करवाता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है, सी धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार अनंत संख्या में संयोजित हैं। ए व बी के मध्य कुल धारिता का मान ज्ञात करो। ए व बी के मध्य हमें कुल धारिता निकालनी है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको एक संयोजन नजर आएगा, उसमें एक बिंदु भी दिया गया है। देखो ध्यान से, ए व बी ऐसे यहाँ पे दिया गया है, पी व क्यू ऐसे ही यहाँ से भी मैं एक बिंदु बना सकता हूँ, यहाँ पे भी। तो आपको पता चलेगा कि ये दो दो संधारित्रों को जोड़ जोड़ करके एक क्रम बनाया गया है। तो इसकी तुल्य धारिता मैं मान लूं x, कितनी मान लूं x, तो मैं इसके यहाँ आगे जितने भी संधारित्र है ना, इन सबकी तुल्य धारिता मान लेता हूं x, क्योंकि अनंत तक तो मैं सोल्व कर नहीं सकता। और इस x में यदि इन दो की धारिता भी जोड़ दूंगा तो भी ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं इसको यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इस x की डेफिनेट वैल्यू निकाल सकूं। इसको हटाए नहीं, फिर तो x ही हो जाती, इसकी अपनी तरफ से माना हुआ आ जाता ना। तो इसलिए मैं इन दोनों को अलग कर रहा हूं ताकि इसके बेसिस पे से सोल्व करके हम इनकी वैल्यू को निकाल सकें। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। मैंने इसकी धारिता मान ली है x, अब मैं इसे सोल्व करना चाहूंगा आपके सामने कुछ इस तरह से। ध्यान से समझते जाना बच्चों। मैंने क्वेश्चन को x मानने के बाद में क्या किया, मैंने इस डायग्राम को कुछ इस रूप में लिखा। ये c है, यहां मैंने मान लिया x, ये c था ही। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे था एक संधारित्र और जिसकी धारिता है c। अब आगे हम बढ़ते हैं तो ये पूरा इस तरह से संयोजित होता है। ये बिंदु है a और ये बिंदु है b। हो गया। अब देखो, अब तुम ध्यान से यदि तुम देखते हो, जी हाँ, यदि तुम बड़े ध्यान से इसे देखते हो तो आपके सामने एक पॉइंट नजर आ रहा है कि सर ये दोनों किस में है, सीरीज में। और सीरीज का तो होता है 1/cs इक्वल्स टू 1/c1। c1 की जगह क्या है c, प्लस 1/c2। c2 कितना है, सॉरी 1/c2 कितना है बच्चों, x। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास में एलसीएम कितना, एलसीएम आएगा बच्चों cx। ठीक है, ऊपर चला जाएगा x प्लस c। हो गया। तो यहां से cs की वैल्यू आई कितनी, cx अपॉन x प्लस c आ गई, यानी कि इन दोनों की तुल्य धारिता आ गई ये आ गई। अब इन दोनों को हटा करके हम cs वाला संधारित्र लगा सकते हैं। अपरिपथ बनेगा कुछ इस तरह से, देखिए अपरिपथ बनेगा कुछ इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर जो ये a बिंदु था, ये b है, इन दोनों की जगह मैंने लगा दिया cs और ये था c। अब ये दोनों को सब पैरेलल में हो गए, किसमें हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम यूज करते हैं cp इक्वल्स टू c1। c1 कितना c प्लस c2 कितना cs। और बच्चों cs तो हमारे पास cs की वैल्यू तो है, तो हम cs की वैल्यू यहां से रख देते हैं, सॉरी यहां से रख देते हैं cs की वैल्यू। तो यहां cp इक्वल्स टू आएगा c प्लस, बोलिए cx अपॉन x प्लस c। बोलते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो cp की वैल्यू हम सोल्व करके दिलाएं तो यहां से एलसीएम आएगा कितना, x प्लस c। एलसीएम कितना है बच्चों, x प्लस c। एलसीएम कितना आया, x प्लस c। तो ये बन जाएगा क्या, बोलिए cx प्लस, बोलिए c स्क्वायर प्लस cx। अरे बन जाएगा ना, यही आया हमारे पास किसकी वैल्यू, cx, cp की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई बच्चों, ये cp की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास तुल्य धारिता इसकी पूरे की, और इसको तो हमने क्या माना था, पूरे की तुल्य धारिता। थोड़ी देर पहले हमने क्या मानी थी, क्या मानी थी इसकी पूरे की, x। अरे दो को मैंने बताया था ना, दो को जोड़ देंगे तो भी धारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू इक्वल होगी, ये वैल्यू इक्वल होगी किसके, x के। अब हमारे पास ये
एक्सप्रेशन आया और इस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया और इस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है। अब सोल्व कर लें इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से। इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ में बनेगा क्या, देखते जाना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स और सी एक्स 2cx प्लस सी स्क्वायर बन गया। अब देखो हम इसे सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस में cx माइनस का 2cx क्या बच जाएगा, माइनस का cx माइनस का cx माइनस का cx। ये माइनस का सॉरी प्लस का c स्क्वायर किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। प्यारे विद्यार्थियों ये बाइनोमियल इक्वेशन बन गई। बाइनोमियल इक्वेशन होती है इस रूप की। इस रूप की आप सीख चुके हो पहले ही, आपको पता है, मैं एक बार लिख देता हूं उसे भी। वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसका हल हम निकालते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से और वो होता है माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों ये प्लस माइनस हमें ये दर्शाता है कि बाइनोमियल इक्वेशन के दो हल होंगे। एक के लिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक के लिए नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पर जो x का गुणांक वो b की वैल्यू को दर्शाएगा, x स्क्वायर का गुणांक a की वैल्यू को दर्शाएगा, जो लास्ट में बचा हुआ है वो कांस्टेंट c की वैल्यू को दर्शाएगा। तो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करते हुए हम x की वैल्यू निकालते हैं। चलो आओ मेरे साथ, माइनस b की वैल्यू कितनी बची, कितनी बची, माइनस का c, तो ये बच गया माइनस का c प्लस माइनस रूट b की वैल्यू अभी तो होता है माइनस c का होल स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है बच्चों, इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 से कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। c की वैल्यू कौन सी है, ये वाली बची जो है, तो c की वैल्यू कितनी, माइनस का c स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर अपॉन 2 और a की वैल्यू तो 1 है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको धनात्मक लेना है क्योंकि संधारित्र की धारिता क्या होती है, पॉजिटिव धनात्मक होगी। तो यहाँ से मैं x की एक ही वैल्यू लेता हूँ और वो हो गया, हम यहाँ लिख देंगे, हम धनात्मक मान लेंगे क्योंकि संधारित्र की धारिता होती है धनात्मक। तो माइनस का c प्लस रूट, देखो ये क्या बन गया 5c स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू आई है x की। बच्चों इसे दूसरे रूप में मैं लिखना चाहूं तो आप चाह सकते हो c स्क्वायर से आप बाहर आ जाएगा क्या c, यानी दोनों से कॉमन आ गया c, तो मैं लिखूंगा c/2, अंदर क्या बच गया 1, तो यहां से बच जाएगा, यहां से √5 तो 1 प्लस √5। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार इसे ध्यान से समझे, ध्यान से देखें, मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा दिया है। एक बार इसे ध्यान से देखेंगे आप। हमने किया क्या था, एक सर्किट जो दे रखा था उसको हमने सोल्व करने की कोशिश की थी और उस कोशिश के साथ हमारे पास हुआ कुछ ऐसा कि हमने सोल्व किया इस तरह से। ठीक है, देखिए एक बार पूरे सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से देखें। पूरे सॉल्यूशन को एक बार ध्यान से देखें। हमने पूरा माना x के बाद में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हम सोल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे ध्यान से समझे, ध्यान से देखें। चित्र के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आधे भाग में किसी पैरावैद्युत पदार्थ जिसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r है सरकाया जाता है। यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C हो तब नवीन धारिता का मान क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि प्रारंभ में ये संधारित्र कुछ इस तरह से ही था, बिल्कुल इस तरह से था और उस समय इसकी धारिता थी C, यानी कि उस समय इसमें कोई भी माध्यम
नहीं था तो अंदर हमने माना एप्सिलॉन 0 पैरावैल्यूम था, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोई पैरावैल्यूम पदार्थ नहीं था, बाद में इसने क्या किया, एक एप्सिलॉन r पैरावैल्यूम को वाला पैरावैल्यूम पदार्थ इसमें सटा दिया गया इस तरह से, ठीक है। ये इसने इस तरह से कहा और आधे भाग का मतलब ये कितना है a, तो यहां से यहां तक कितना बच जाएगा a/2, ये कितना है a/2, ठीक है। मध्य की दूरी तो कितनी है अभी भी d, अरे है या नहीं, मध्य की दूरी तो अभी भी कितनी है d, तो हम यदि बात करें पहले प्रारंभिक स्थिति में बात करें तो ये कुछ होगा इस तरह से। हमने कहा था अभी कि बिल्कुल ब्लैंक संधारित्र की बात करनी है तो ये कंडीशन होगी कुछ इस तरह से कि एक संधारित्र था और उस संधारित्र में निर्वात था, ठीक है। तो उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल मैं मान लूं a, बीच की दूरी मान लूं कितनी d, तो हम जानते हैं कि इसकी धारिता होगी c बराबर है एप्सिलॉन 0 a/d, एप्सिलॉन 0 a/d। ये चीज हमने डेरिवेशनल पार्ट में समझी है, ठीक है। तो इसे हमने समीकरण 1 दे दिया। ये तो प्रारंभिक धारिता जो c बता रहा है ना उसकी बात है ये। अब ये कह रहा है नवीन धारिता वैल्यू निकालनी है जब ऐसा कुछ हो जाए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से जब देखोगे, मैं पैरावैल्यूम पदार्थ भर दूं इस तरह से, तो इस भाग का पैरावैल्यूम हो जाएगा एप्सिलॉन r और इसका हो जाएगा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब ये चीज मैंने बता दी, क्षेत्रफल हो जाएगा a/2 और a/2, तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। क्या बीच की दूरी में कोई फर्क पड़ा? तुम कहोगे नहीं सर। अब देखो इस सिंबल को कुछ इस तरह से आप देखें, इस सिंबल को आप इस तरह से देखें कि मैं इस भाग को हटा करके और इस भाग को हटा करके और इस भाग को हटा करके मैं इसे किस तरह से जोड़ दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ा? अरे पड़ा क्या? नहीं। तो आपको नजर आएगा सर ये दोनों तो दो संधारित्र की तरह कार्य करेंगे जो एक तरह से किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। कौन से में? समांतर क्रम में। अरे जुड़े हैं ना, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो इन दोनों के धारिताओं के योग के बराबर होगा सीधा सीधा। अरे होगा या नहीं होगा? तो मैं इसकी धारिता मान लेता हूं C1 और इसकी मान लेता हूं C2, तो अब नई धारिता C डैश हो जाएगी C1 प्लस C2। C1 निर्वात है इसलिए मैं लिखूंगा एप्सिलॉन 0 a है a/2 अपॉन b प्लस में C2 क्या लिखोगे? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r a/2 अपॉन d। अरे ये लिखोगे ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को मैं आगे सोल्व करना चाहूं तो यहां से c डैश की वैल्यू आएगी। देखो एप्सिलॉन 0 a/2 अपॉन d दोनों से कॉमन है तो मैं ले लेता हूं। क्या कॉमन लिया मैंने? एप्सिलॉन 0 a अपॉन 2d, तो अंदर बचा 1, यहां तो बचा 1, यहां क्या बच गया? केवल एप्सिलॉन r हो गया। ये नई धारिता आ गई। क्या है ये? नई धारिता। ठीक है। अब इस c डैश की वैल्यू में c की वैल्यू यूज कर सकते हो क्या? देखो ये क्या है? एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, एप्सिलॉन 0 a अपॉन d किसकी वैल्यू है बच्चों? ये इसकी है c की, तो मैं इसे लिखूंगा c/2 इनटू c/2 इनटू 1 प्लस एप्सिलॉन r, और ये हमारा आंसर है c/2 1 प्लस एप्सिलॉन r। तो ये रहा c/2 1 प्लस एप्सिलॉन r। एक बार ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से दे रखा है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पर, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं।
हाँ, ये दोनों क्वेश्चन अभी मैंने करवाया उसी बेसिस के हैं दोनों के दोनों, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बताइए जरा, पहला और दूसरा, पहला क्वेश्चन 10वें में पहला ए क्वेश्चन तो ये है और ये बी क्वेश्चन, ए व बी। ए क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, ए क्वेश्चन में धारिता क्या आएगी तो आपको समझ में आएगा। सर अभी तो आपने बताया था इसे हम इस तरह से मान सकते हैं, इसे इस तरह से मान सकते हैं, अरे मान सकते हैं। तो इन दोनों की धारिता एक तरह से किसमें हो गई, समांतर में। यदि इसकी धारिता C1 है तो ये C2, तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू बताइए, एप्सिलॉन R1 है ना, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 a या a/2। तो तुम कहोगे सर यहां से यहां a, तो ये बीच में हो गया a/2, तो a/2 अपॉन d प्लस C2 की वैल्यू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 a/2 अपॉन d। अब देखोगे यहां से, आप यहां से देखोगे तो देखने पर आपको पता चलेगा कि मैं कॉमन ले सकता हूं एप्सिलॉन 0 a/2d। तो यहां से बच गया एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। देखिए इसे आप ध्यान से, अरे यही हमारा आंसर है, इसे ध्यान से देखें। ये ए वाले भाग का है। अब दूसरे बी वाले भाग को आप करें, बी वाले भाग को करने की कोशिश करें। चलो मैं समझाता हूं बी वाला भाग भी आपको। चलो बी वाले भाग को समझाएं। अब ध्यान से देखो, इस ए भाग को, ए पॉइंट को बी पॉइंट को पकड़ कर कैसे घुमा दो, घुमाओगे तो घुमाते आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगा। ये लो ए, ये बी, बीच में कुछ ऐसा, एक में एक पैरावैद्युत पदार्थ आएगा, दूसरे में दूसरा पैरावैद्युत पदार्थ आएगा। अब बताओ इसका क्षेत्रफल ए मान लो प्लेट का, तो इसका भी ए, इसका भी ए। अब बताओ क्या ये दोनों संधारित्र, बीच में मैं थोड़ा सा गैप कर दूं इस प्लेट पे, तो ये क्या इस तरह नजर आएंगे आपको, पहला ये दूसरा। अरे ये तो हो गया एप्सिलॉन R1 और ये हो गया एप्सिलॉन R2। ये बिंदु A और ये बिंदु B, ये दोनों किसमें, पैरेलल या सीरीज में। तो आप कहोगे सर ये तो सीरीज में है, सर ये तो सीरीज में है। अब इसका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, 1/CS लगा दें, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो क्या जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। ठीक है, यहां से आ जाएगा C1 C2। यहां से आ जाएगा बच्चों C2। ठीक है, तो यहां से CS की वैल्यू आ गई हमारे पास में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब तुम C1 C2 की वैल्यू रख दो, क्या होगी, C1 की वैल्यू वैसी होगी एप्सिलॉन, अब बोलो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 a/2 आएगा क्या, नहीं यही है a अपॉन d, नहीं d/2। यहां से यहां तक कितना d, अब आधा कर देंगे d/2। इसके बीच का हिस्सा कितना होगा, यहां से यहां तक का ये होगा d/2। ठीक है, तो वहां a/2 में होकर के क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। और उस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। शाबाश, आप तो महान हो, समझ गए होंगे मेरी बातों को, समझ गए क्या। चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और समझाता हूं मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन और समझाता हूं तुम्हें मेरी तरफ से। आप पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। चलो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से बच्चों, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है a, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है a और हमारे बीच में ये दूरी है ना, ये दे रखी है d, ये दे रखी है d। इसको मैं पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं तो बताइए ये जो संधारित्र बना, ये जो संधारित्र बना इसकी धारिता क्या होगी, इस संधारित्र की धारिता क्या होगी। एक क्वेश्चन तो ये है आपके सामने और एक ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको।
एक ऐसा ही मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको। वो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ये एक ये बिंदु A, ये बिंदु B, वही पॉजिटिव नेगेटिव, बीच की दूरी D। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझें और मेरे को बताएं, देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्वेश्चंस में क्या अंतर है और दोनों की धारिता क्या है। ठीक है, आप करने की कोशिश करें पहले क्वेश्चन को, फिर मैं दूसरे को बाद में करें। ठीक है, एक बार मैं दूसरे को तो हटा देता हूं, आप केवल पहले को करें। आप पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, 1 मिनट हो गया होगा तुम्हारा। समझे? चलो आओ समझते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं इस क्वेश्चन को, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन आप समझें। देखो बच्चों, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, देखिए कितने संधारित्र नजर आ रहे हैं तुम्हें। अब ध्यान से देखें कितने संधारित्र नजर आ रहे हैं, तो तुम कहोगे सर ये तो कमाल हो गया, इसमें तो हमें 3 संधारित्र नजर आ रहे हैं, 3 और 3 संधारित्र नजर आ रहे हैं। देखो कौन सा, एक तो ध्यान से तुम देखोगे तो आपको एक संधारित्र नजर आएगा, ये एक संधारित्र, दूसरा नजर आएगा कुछ ये, और तीसरा संधारित्र आपको नजर आएगा ये। तो संधारित्र कितने हो गए इसमें, 3। अब मेन बात यह है ये कौन से संयोजन में है, सीरीज में या पैरेलल में, बताइए सीरीज में या पैरेलल में, कौन से में है। तो आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अबे इंसानों, जब मैंने समझाया था कि पैरेलल सीरीज होता है तो सीरीज में कुछ इस तरह से होते हैं, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा, एक पर पॉजिटिव, ध्यान से देखना उस वीडियो को, इस पे नेगेटिव, फिर इस पे पॉजिटिव, तो विपरीत आवेशित टर्मिनल वाली प्लेटें एक जगह जुड़ी होती है, जैसे माइनस प्लस, फिर इसका माइनस फिर अगले का प्लस। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है, इसमें तो प्लस वाली तो एक जगह जुड़ी है ए बिंदु पर, माइनस वाली एक जगह जुड़ी है, और ये तो हमारे पास समांतर क्रम संयोजन में होता है। अरे होता है, नहीं होता, ये लो, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो ये कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन। जी हाँ, कौन सा संयोजन है ये, समांतर क्रम संयोजन। इसलिए हम इसमें कौन सा संयोजन का फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब लगाते हैं, सोल्व करते हैं। कितने हैं, 3, तो C = C1 + C2 + C3। C1 की वैल्यू बोलिए ε0 A/D प्लस ε0 A/D प्लस ε0 A/D, तो ये हो जाएगा 3 ε0 A/D। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ होता, यहाँ पे भर देते εr1 εr2 εr3, तो इन सब का 3 नहीं आता, फिर आता ε0 εr1 A/D, ε0 εr2 A/D, ε0 εr3 A/D, फिर कॉमन आता ε0 A/D और अंदर बचता εr1 + εr2 + εr3। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन से मिलते हैं जो एक और मैंने आपको बताया था, तो वो समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, जी हाँ, दूसरा संयोजन था कुछ इस तरह से। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। दूसरा संयोजन था कुछ इस तरह से, और इसमें मैंने आपको बताया था एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है।
अब इस पे बताओ कितने संधारित्र होंगे, तो आपको वही काम करना है। ये पॉजिटिव से है तो इस पे पॉजिटिव और इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव से है तो इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव। अब बताओ कितने संधारित्र नजर आ रहे हैं? अभी तो कई लोगों को 3 ही नजर आ रहे होंगे, है ना? अरे इंसानों, अब 3 नहीं, अब केवल 2 संधारित्र हैं। क्या ये बीच वाला संधारित्र है? तुम कहोगे नहीं सर, क्योंकि दोनों प्लेटों पे कौन सा चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज। इसलिए एक तो पहले वाला ऊपर वाला संधारित्र हुआ C1, ठीक है, दूसरे नीचे वाला हुआ हमारे पास, और इसकी धारिता मानी मैंने C2, और C इक्वल्स टू हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि अभी भी इन दोनों की एक प्लेटें सेम टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं, तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। रख दो भी वैल्यू, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, तो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ठीक है, समझ गए ना? बिल्कुल आसान सा है। ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चन। आप संधारित्र के सारे क्वेश्चन कर डालो, कहीं से भी मिले तुम्हें और प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे पास प्रॉब्लम्स भेजिए, मैं सोल्व करके बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैं बोर्ड पे करूंगा उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल के वीडियो में हम अगले कुछ पॉइंट्स और लेकर के आएंगे। कल पढ़ेंगे छोटी छोटी बूंदें मिला करके कैसे बड़ी बूंद बनाई जाती है, क्या रिलेशन होते हैं उसमें, धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, मेन टॉपिक इसमें सारे हो चुके हैं। ठीक है, आप उन्हें ध्यान से समझे, पहले यहाँ तक के को पढ़ कर गए, फिर अगली क्लास में हम बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।